इसके पहले मैंने आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में बतला चुका हूँ और उस संबंध में मेरे कई वीडियो YouTube चैनल पर लोड किए जा चुके हैं। आज से मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में वीडियो बनाकर आप लोगों को अध्ययन कराए जाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इतिहास के अध्ययन में काल चक्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है और इतिहास का अध्ययन हम तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब हमें सिलेबिक ढंग से कर्मवार तिथियों का अध्ययन हो, तभी हम स्पष्ट ढंग से इतिहास को समझ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पहले मैं आप लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आधुनिक मानव के उत्पत्ति के संबंध में बतलाना चाहता हूं, ताकि आगे चलकर इतिहास के क्रमिक अध्ययन में आपको सहायता मिल सके। हम देखेंगे यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समयांतरालों में अलग अलग मत दिए हैं और उनकी व्याख्याएं भी अलग अलग हैं, लेकिन एडविन हब्बल द्वारा वर्ष 1920 में प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य है और आज हब्बल की यह व्याख्या तर्क संगत भी प्रतीत होता है। बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोट का सिद्धांत एडविन हबल ने वर्ष 1920 में प्रतिपादित किया था। हबल का मानना है कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि शुरुआती दौर में अत्यंत सघन पिंड था और अत्यंत सूक्ष्म इकाई था। इसमें एक समय ऐसा आया, अर्थात उसने समय निर्धारित किया है और उसका मानना है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के साथ ही ब्रह्मांड का तीव्र गति से विस्तार होने लगा। वह ब्रह्मांड जो शुरुआती दौर में एक अत्यंत सूक्ष्म पिंड था, वह तेजी से विस्तारित होते हुए आज अनंत रूप धारण कर लिया है। एडविन हबल का यह भी मानना है कि सृष्टि का शुरुआती दौर में आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, लेकिन उसका ताप और घनत्व अत्यंत अधिक था। तो हम देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और उसके विस्तार के संबंध में एडविन हबल ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वह अत्यंत सारगर्भित और तथ्यपरक प्रतीत होते हैं। एडविन हबल के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार तीव्र गति से होते आ रहा है और आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेबुला हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल को कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस जब बड़े पैमाने पर एक बादल का रूप धारण कर लेते हैं और उनका आकार या आयतन अत्यधिक विशाल हो जाता है, तो उसी को नेबुला कहा जाता है। तारे हाइड्रोजन गैस
के बादल के अत्यंत सघनित रूप होते हैं, आकार में ये अत्यंत विशाल होते हैं। और जब नेबुला अर्थात हाइड्रोजन गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा या परस्पर आकर्षण बल के द्वारा धीरे धीरे अत्यधिक सघन होकर एक पिंड का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसके अंतर्गत हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ताप और ऊष्मा उत्सर्जित होने लगता है। अर्थात नेबुला में चमक आ जाती है, तो उसी को हम तारा कहते हैं। तारों की उत्पत्ति 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे, आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है और इसकी उत्पत्ति भी उसी समय हुई जब तारों का हुआ, अर्थात कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण किए। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल में आज 8 ग्रह के साथ कई उपग्रह एवं अन्य कई पिंड शामिल हैं और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति 5.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ग्रह, प्लैनेट्स, हम यह जानते हैं कि पृथ्वी भी सौर मंडल का ही एक अंग है और इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। चंद्रमा, मून, चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 वर्ष पूर्व हुई। यह सब माना जाता है कि द बिग स्प्लैट अर्थात पृथ्वी में महाटूट हुई, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटा। इसका मूल कारण यह था कि कोई बड़ा खगोलीय पिंड और पृथ्वी के बीच टकराव हुआ, जिसे ही द बिग स्प्लैट की संज्ञा दी जाती है और यह टूट लगभग 4.44 वर्ष पूर्व हुआ था। और यही कारण है कि चंद्रमा टूटने के बाद अंतरिक्ष में बिखरा, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा और इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का दर्जा हासिल किया। महासागर, ओशन, पृथ्वी की उत्पत्ति के तत्काल बाद लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के वातावरण, तापमान आदि में एक लंबे अरसे के बाद परिवर्तन हुआ और वर्षा मानसून आदि की भी शुरुआत हुई, जिसके चलते पृथ्वी पर बड़े बड़े जो गर्त थे उनमें जल का संचयन हुआ और वही बड़े बड़े गड्ढे महासागर के रूप में उदित हुए। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, यह सब माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन का उद्भव संभव हो सका है।
पृथ्वी पर ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जो जीवन के मूलभूत चीजों को प्रदान करता है। और पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति 380 करोड़ वर्ष पहले हुई और पहला जीव शैवाल था। हम यह भी जानते हैं कि सर्वप्रथम जलीय जीवों का उद्भव हुआ और उसके बाद अन्य जीवों का। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की प्रचुरता। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कैसे हुई और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की पर्याप्त मात्रा कैसे उत्पन्न हुई। हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में पृथ्वी पर हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैस जो थे वे सौर पवन के द्वारा बहा ले गया था और पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस और मीथेन की प्रचुरता थी। इस परिस्थिति में पृथ्वी पर अभी तक अर्थात 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का उपस्थित न होना अत्यंत दुख की बात थी। लेकिन महासागरों के निर्माण और उनमें भरपूर जल संचयन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा दिया और प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत हुई। अब स्वाभाविक है कि वनस्पति जगत का भी उद्भव होने लगा और उसका विकास का सिलसिला चल पड़ा। ज्वालामुखीय विस्फोट और पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचलों तथा जल के अथाह भंडार अर्थात महासागरों के चलते वेपराइजेशन की प्रक्रिया, बाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होने लगी। तापमान में भी वृद्धि हुई और भरपूर मात्रा में वर्षा भी होने लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी और जीवन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना संभव हो पाया। मानव का उद्भव अर्थात आज जो हम मनुष्य 21वीं सदी में उत्तर आधुनिकतावादी के दौर से गुजर रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विकास की चरम सीमा पर प्रतिष्ठित हैं, उस मानव की उत्पत्ति वानरों से हुई है और इसका उद्भव 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के प्रमाण भी काफी प्राचीन है और 1,60,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा प्रमाण हमें मिल चुके हैं। यद्यपि कि भारत में होमो सेपियंस का उदय 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। चार्ल्स डार्विन का
कर्म विकास का सिद्धांत अर्थात इवोल्यूशन थ्योरी। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है और इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अर्थात इवोल्यूशन थ्योरी मानव के क्रमिक विकास के क्षेत्र में एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। चार्ल्स डार्विन ने अपने इवोल्यूशन थ्योरी में यह स्पष्ट रूप से बतलाया कि मनुष्य का विकास क्रमिक ढंग से हुआ है, अर्थात इसका विकास एकाएक न होकर विभिन्न चरणों में हुआ है। डार्विन ने अपना सिद्धांत वर्ष 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। प्राइमेट का अर्थ स्तनपायी प्राणी से है और प्राइमेट को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से या विकास के क्रम में विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। मूलतः 3 भाग में विभाजित किया गया है। हम जानते हैं कि मनुष्य भी एक स्तनपायी प्राणी ही है। हम देखते हैं कि होमिनाइड अर्थात इसका विकसित रूप है, जैसे वानर, एप आदि। होमिनिड का उद्भव पूर्वी अफ्रीका में 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश से हुआ था। होमो अर्थात आदमी। होमो को 3 भागों में विभाजित किया गया है। होमो हैबिलिस अर्थात वैसे कपी या वानर जो औजार का निर्माण किया करते थे। यह मानव जीवन के विकास का पहला चरण था। होमो इरेक्टस वानर अर्थात एप का थोड़ा स्वरूप और विकसित हुआ और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धीरे धीरे खड़ा होकर पैरों पर चलना शुरू कर दिया। वैसे वानर या एप जो पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू किए, उनको वैज्ञानिकों ने होमो इरेक्टस वर्ग में रखा है। अर्थात आधुनिक मानव की तरह वे चलने लगे, अब चौपाया नहीं रहे। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का अर्थ चिंतनशील या ज्ञानी मानव होता है। आज हम लोग जो हैं वे एक चिंतनशील प्राणी हैं और विभिन्न कार्यों के लिए अपने बुद्धि विवेक का बखूबी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि होमो अर्थात आधुनिक अर्थ में
आदमी का जो उद्भव हुआ उसे होमो की संज्ञा दी गई और यह भी 3 चरणों में विकसित हुआ, होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित 2 प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। एक है निरंतरता मॉडल अर्थात कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल अर्थात रिप्लेसमेंट मॉडल। आधुनिक मानव की उत्पत्ति के संबंध में कंटिन्यूटी अर्थात निरंतरता मॉडल के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति का उद्भव सर्वप्रथम पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। मनुष्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम पूर्वी अफ्रीका में हुई थी और इसके संबंध में यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि होमो सेपियंस का सबसे पुराना जीवाश्म उन्हीं क्षेत्रों में मिला है और साथ ही अफ्रीका के बंदर या एप से आज का आधुनिक मानव में काफी अधिक समानता है। यह तर्क काफी तर्कसंगत भी प्रतीत होता है और कंटिन्यूटी मॉडल अर्थात निरंतरता मॉडल को ही आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन मॉडल के अंतर्गत यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य का उद्भव संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काल में हुआ था और यही कारण है कि उनमें असमानताएं भी दिखाई पड़ती है। लेकिन यदि हम सही ढंग से विचार करें तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति में निरंतरता मॉडल अधिक सारगर्भित प्रतीत होता है और इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य भी मिलते हैं। गुफा और निवास करने का प्रचलन और अग्नि का आविष्कार और प्रयोग हम देखते हैं कि अब आधुनिक मानव का भी उदय हो चुका था और उसके पहले भी विभिन्न रूप में मानव का विकास हो रहा था। उन लोगों को रहने के लिए आश्रय की आवश्यकता थी और यही कारण था कि वे लोग प्रारंभिक दौर में गुफा का निर्माण कर रहते थे। सबसे पहले जिस गुफा का निर्माण किया गया उसका तिथि कर्म लगभग 4 लाख से 1,25,000 पहले निर्धारित किया गया है। फ्रांस के लेजरेट गुफा एक प्रमुख गुफा है जो 12x4 मीटर में विस्तृत है और इस गुफा में 2 चूल्हे, फल, अंडे एवं वनस्पतियों के बीज के साथ साथ मीठे जल की मछलियां आदि भी मिले हैं। वही दूसरी ओर खुले क्षेत्र में भी निवास किए जाने का प्रमाण मिलते हैं और पहला प्रमाण पूरे विश्व में खुले क्षेत्र में निवास करने का पहला प्रमाण टेरा अमाटा से मिला है। वह भी फ्रांस में ही स्थित है। वहां से घास फूस और लकड़ी की छत वाली झोपड़ियां मिली है। तो हम इस पर देखते हैं कि पहला गुफा भी फ्रांस से मिली है जो अत्यंत प्राचीन है, सबसे प्राचीन गुफा, और खुले निवास का भी पहला प्रमाण
फ्रांस से ही मिला है। हालांकि केन्या के चेंसोबाजा और दक्षिण अफ्रीका के स्वाट क्राउंस में पत्थर के औजार, आग में पकी चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डी मिले हैं, जो फ्रांस के गुफा और खुले निवास से अत्यंत प्राचीन है और इसका तिथि 14 से 10 लाख पूर्व के है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि प्राकृतिक रूप से आग लगी और उसमें मिट्टी पकी और पशु पक्षी जले। लेकिन फ्रांस के लेजराटा से 2 चूल्हे मिलने से यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि लोग अग्नि के आविष्कार और प्रयोग से पूरी तरह वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि चूल्हा आग को नियंत्रित करने और ताप को उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण प्राचीन उपकरण था और आज भी है। स्वाभाविक है कि लोग ठंड से बचने के लिए और अपने भोजन को पकाने के ख्याल से चूल्हे का प्रयोग करते होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 4 लाख वर्ष पहले से ही आग के आविष्कार और प्रयोग से मनुष्य प्रचलित हो चुके थे और पत्थर के औजार आदि भी बनाने